जी बच्चों, आज हम आज की क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और हिंदी भाषा के नेक्स्ट टॉपिक क्या भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं को पढ़ेंगे। आज हमारी जो टॉपिक है वो क्या है, भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो जब हमारी भाषा विकसित हुई, आप सभी ने पढ़ा, तो इसको 22 भाषाओं को हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त की गई। वो क्या है, जैसे हमारी गुजराती है, मराठी है, वो अदर भाषाएं हैं, और आप उसको कश्मीरी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, आप उसको अच्छे से अपनी बुक में रीडिंग ध्यान से 22 भाषाओं को रीड कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। तो इस तरह की कौन कौन सी भाषाएं, अगर गुजराती, मराठी, तेलुगु आदि भाषा, ठीक है। आप उसको अच्छे से एक बार अपने लेसन में रीड कर लेंगे। अब आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? जो हमारी भाषा होती है उसको सही रूप में विद्वानों द्वारा स्वीकृत रूप को मानक रूप कहते हैं। देखो बच्चों, जब हमारी भाषा एक विकसित भाषा बन जाती, क्या है, भाषा का एक व्यापक रूप है, व्यापक बड़ा रूप है। व्यापक यानी कि एक बहुत क्या है, बड़ा रूप है। उस बड़े रूप को जब हम विकसित बनाते हैं तो कुछ रूप होता है, जैसे मानक और अमानक। जो मान्य होता है, किनके द्वारा मान्य है? विद्वानों द्वारा स्वीकृत। जैसे अब हमारा वर्ड है, इसको लिखेंगे हम अंक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमें जो मानक रूप विद्वानों द्वारा स्वीकृत है, हम उसको जब यूज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, मानक रूप। मानक रूप इस तरह यह हमारा विद्वानों द्वारा मानक रूप बन जाता है और वो मान्य होता है, उसे हम लिखते समय प्रयोग में करते हैं। ध्यान रहे, इसको भी आप अच्छे से टॉपिक को रीड करेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्षेत्रीय रूप बेटा ये अल्प विकसित होता है, कम विकसित होता है, अल्प विकसित। यह क्या होता है, अल्प विकसित होता है। छोटे स्तर पर क्या होता है, छोटे स्तर पर लोग इसको बोलते हैं, छोटे क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसलिए यह क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जैसे हमारी बहुत सी बोली है, हरियाणवी है, उसको हम अदर रूप में बांग्लू भी कहते हैं, ठीक है। अदर बोलियां हैं बहुत सी, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आप इस तरह से देखेंगे, यह है हमारी बोली। अब बोली जो है हमारी उपभाषा कब बनती है? उपभाषा जब बोली का रूप, जब बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, ठीक है, तब वह उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा। पहले बोली क्या होती है, अल्प विकसित, छोटे स्तर पर बोलते हैं। लेकिन जब वह एक बोली है, जैसे अदर क्षेत्र में भी बोली जाएगी, जैसे हमारी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसमें क्या आती है, पश्चिमी में जैसे ब्रज भाषा बड़े क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। पूर्वी हिंदी जैसे अवधी भाषा है, ये भी बड़े क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। इस बोली के आधार पर साहित्य की रचना नहीं की जाती, लेकिन उपभाषा के आधार पर साहित्यकार रचना करते हैं। बोली के आधार पर नहीं, लेकिन उपभाषा, कुछ साहित्यकार ने बोली के आधार पर भी अपनी रचनाएं की हैं।
जैसे सूरदास जी ने ब्रज भाषा में क्या किया है, ब्रज भाषा में अपनी साहित्य की रचना की है, किसकी, सूरसागर की, सूरसागर, ठीक है, ओके। और ऐसे ही तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में किसकी की है रचना, रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है, कवितावली, दोहावली। तो इस तरह हम देखते हैं बोली हमारी क्या होती है, अविकसित होती है, और उपभाषा जब बड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाती है तो वह उपभाषा बन जाती है, और इसमें कुछ साहित्यकार अपनी रचनाएं भी करते हैं। अब भाषा का नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये बोली हो गया आपका लिपि। भाषा को, उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरह, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिपि। उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जिस विधि की आवश्यकता होती है वह लिपि होती है। उच्चारित ध्वनियों को, क्या उच्चारित ध्वनियाँ हैं हमारे पास, देखेंगे हमारे पास उच्चारित ध्वनियाँ हैं क, ख, ग। अब जब हम उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें इसको लिखने के लिए का को हम ऐसे राइट करते हैं। तो यह हमारी लिखने की विधि क्या हुआ, लिखने की विधि क्या कहलाई, लिपि कहलाई। जैसे बहुत सी अगर लिपियां हैं, हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी, ठीक है। ऐसे ही अगर अंग्रेजी की कौन सी है, रोमन। तो इस तरह वर्ण को लिखने का, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट नेक्स्ट, साहित्य। साहित्य क्या होता है बेटा, जो आप लेसन पढ़ते हो, जैसे इसमें गद्य साहित्य होता है, पद, पद के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, कविता, गद्य के अंतर्गत जैसे निबंध, लेसन, ठीक है, निबंध और नाटक आदि, ये हमारा साधारण भाषा में लिखा जाता है, साधारण बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में। अब पद के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं दोहा, छंद, कविता, जिसमें क्या होता है, तुकबंदी होती है, यानी कि इसमें उसमें तुकबंदी के अनुसार लय होता है, उसे हम गा सकते हैं, गा के भी पढ़ सकते हैं कविता में, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंदर, इसमें कविता के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्याकरण। व्याकरण को आप सभी समझते हैं, व्याकरण हमें शुद्ध रूप से हिंदी को पढ़ना और लिखना सिखाता है। किसी भी भाषा की जो व्याकरण होती है वह उसको, उसका ज्ञान शुद्ध रूप से कराता है, शुद्ध रूप से कराता है। कौन कराता है, व्याकरण। नियम पूर्वक पढ़ना, नियम पूर्वक ज्ञान कौन कराता है, व्याकरण कराता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कैसे अंग, 4 अंग कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसके अंतर्गत हमारी वर्णमाला आती है, इसके अंतर्गत हमारा शब्द निर्माण आता है, शब्द निर्माण, इसके अंदर हमारा शब्द पद बनता है और
हमारा कंप्लीटली वाक्य बनता है, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य जो आने वाले चैप्टर के लास्ट में आप डीपली अदर शब्द वर्ड लेसन के अंतर्गत, शब्द लेसन के अंतर्गत बहुत अच्छे से इनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस तरह बच्चों आपका ये फर्स्ट लेसन जो हम रीड कर रहे थे, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और हिंदी भाषा, इसको आप अच्छे से रीडिंग कर लेंगे। अच्छे से यहाँ तक आप रीडिंग कर लेंगे, पेज नंबर 11 तक। और इसके बाद आपको इसके अंतर्गत जो भी आपको राइट वर्क है वो समय रहते आपको भेज दिया जाएगा।